जब वो टीनेजर था, साइमन अपने बाप के साथ मैग्नम नाम की एक सुपर हीरो फिल्म देखने सिनेमा गया था और वो उस आदमी की हैरत अंगेज सलाहियतों से दंग रह गया था। उस दिन लड़का अपने पसंदीदा सुपर हीरो से मिला था और उसने तारीफ के इस एहसास को अपने बड़े होने तक कायम रखा था। एक्टिंग में आने की सालों की कोशिश के बाद आखिरकार साइमन को अमेरिकन हॉरर स्टोरी में एक रोल मिल जाता है और अपना पहला सीन शूट करने से पहले ही वो आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट में तब्दीलियां बताना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता एक्टर अपने सीन्स में मजीद तब्दीलियां बताने में कंफर्टेबल महसूस करने लगता है और इससे पूरी फिल्म क्रू के दरमियान बेचैनी पैदा होती है। इस मगरूर रवैये को देखते हुए प्रोड्यूसर्स में से एक साइमन को कास्ट से निकालने का फैसला करता है और वो आदमी आखिरकार अपनी पहली बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी खो देता है। जो कुछ अभी हुआ था उस पर गुस्से में आकर वो ड्राइव करके वापस घर जाता है और अपने अपार्टमेंट में दाखिल होने पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विवियन घर छोड़कर जा रही होती है। उस लम्हे साइमन को एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है और वो विवियन को रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, मगर वो पहले ही रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों को भुलाने की कोशिश में साइमन सिनेमा जाने का फैसला करता है और फिल्म शुरू होने से थोड़ी देर पहले वो एक आदमी को फ़ोन पर किसी के साथ बहस करते हुए देखता है। इज्जत की इस कमी पर चिढ़कर साइमन खामोशी का कहने के लिए उसके पास जाता है और उस लम्हे उसे एहसास होता है कि वो अपने पसंदीदा एक्टर्स में से एक ट्रेवर स्लैटरी के सामने खड़ा होता है। मूवी स्टार के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए साइमन को एहसास होता है कि फिल्म अभी शुरू हुई है और उसे बातचीत रोकनी होगी, मगर स्क्रीनिंग के आखिर में दोनों के दरमियान थोड़ी सी बातचीत होती है। ट्रेवर बताता है कि वो मैग्नम मूवी में बार्नबी का रोल हासिल करने की कोशिश के लिए कुछ स्क्रीन टेस्ट्स देगा। जब साइमन को पता चलता है कि एक प्रोडक्शन कंपनी उसकी पसंदीदा सुपर हीरो मूवी का रीमेक बना रही है, तो वो अपनी एजेंसी जाने से नहीं हिचकिचाता और जनेल को वॉन कोवैट से कांटेक्ट करके एक ऑडिशन शेड्यूल करने का कहता है। मगर वो कास्टिंग का आखिरी दिन था और जनेल साइमन के अमेरिकन हॉरर स्टोरी से निकाले जाने पर उससे बहुत मायूस थी। इसलिए वो औरत मैग्नम के डायरेक्टर से कांटेक्ट करके अपनी एजेंसी के सबसे मसले वाले एक्टर के लिए चांस मांगने से इनकार कर देती है। अपने एजेंट के रवैये से मुतमईन ना होकर साइमन खुद ही वॉन कोवैक के पीछे जाने का फैसला करता है और उसका एड्रेस निकालने के लिए जनेल का कंप्यूटर हैक कर लेता है। प्रोडक्शन कंपनी की बिल्डिंग पहुंचने पर साइमन अपने सामने एक्टर्स की एक लंबी कतार पाता है जो उससे पहले ऑडिशन देंगे, और वो इंतज़ार के वक्त को अपने डायलॉग्स दोहराने के लिए इस्तेमाल करता है। जब ट्रेवर ऑडिशन रूम से बाहर आता है और उस लड़के को देखता है जिससे वो सिनेमा में मिला था, तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे कुछ मशवरे देता है कि वो बाकी लोगों से बेहतर कैसे लग सकता है। कुछ मिनटों बाद कमरे में दाखिल होते ही वो खुद को पुरसुकून रखने के लिए सांस लेने की वही टेक्निक इस्तेमाल करता है जो उसने सीखी थी और अपनी परफॉर्मेंस से इवैल्यूएटर्स का दिल जीत लेता है। बाद में टेस्ट्स मुकम्मल होने की खुशी में दोनों एक्टर्स ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं, मगर साइमन जल्दी निकल जाता है क्योंकि बिल्डिंग से निकलने के बाद से वो बेचैनी महसूस कर रहा था। रात ढलने पर ट्रेवर को अपने एम्प्लॉयर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसने साइमन से राब्ता कर लिया है। उस लम्हे लाइन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स ट्रेवर को हुक्म देता है कि वो साइमन पर नज़र रखे क्योंकि वो निहायत खतरनाक है और अपने लिए और दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। कुछ वक्त पहले इस एक्टर को डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक काम के लिए रिक्रूट किया था। अगर वो मदद करने से इनकार करता तो ट्रेवर को अपनी आखिरी फिल्म के सेट पर होने वाले एक हादसे की वजह से कुछ साल मजीद जेल में गुजारने पड़ते। इस दिन ट्रेवर को साइमन विलियम्स की एक फ़ोटो दिखाई जाती है और एजेंट क्लेयरी उसे साइमन के करीब होने के लिए हायर करता है। ऑडिशन की अगली सुबह साइमन को जनेल की कॉल आती है और खुद से ऑडिशन देने पर डांटे जाने के बाद वो उसे बताती है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। फ़ोन रखने से पहले जनेल एक्टर से एक और सीन रिकॉर्ड करने को कहती है जो इवैल्यूएटर्स की एक नई टीम को भेजा जाएगा, मगर कुछ नाकाम कोशिशों के बाद साइमन को एंग्जाइटी अटैक होने लगता है। उस लम्हे उसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकलने लगती है और उसके हाथ पांव बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं जिससे पूरे घर में झटके महसूस होते हैं। जब एजेंट क्लेयरी के साथ मीटिंग में होता है, ट्रेवर को साइमन का मैसेज मिलता है जो एक सीन फिल्म करने में उसकी मदद मांगता है। खुदा हाफिज कहने से पहले क्लेयरी ट्रेवर को एक अंगूठी देता है और उसे साइमन के कंप्यूटर के ऊपर रखने का हुक्म देता है ताकि वो उसका डिवाइस हैक कर सके। मगर जब ट्रेवर
ट्रेवर डोरबेल बजाता है तो साइमन नीचे आता है ताकि वो रिकॉर्डिंग्स करने के लिए एक सेल्फ टेप स्टूडियो जा सकें। वहां पहुंचने पर दोनों को पता चलता है कि जो शख्स उनकी मदद के लिए मुकर्रर किया गया है वो काम के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं। क्योंकि साइमन अपने घर पर सीन फिल्म नहीं करना चाहता, इसलिए ट्रेवर उसे अपने अपार्टमेंट में फिल्मिंग करने की दावत देता है, मगर उन दोनों को पड़ोसियों के शोर और म्यूजिक की वजह से रुकना पड़ता है। इसलिए उस दोपहर ट्रेवर अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांगने का फैसला करता है और साइमन को जो पैंटेलियानो के घर ले जाता है, जो खुशी से अपने मैंशन में उनका इस्तकबाल करता है। मगर जब साइमन देखता है कि जो सालों पहले चुराए गए एक रोल के बारे में बात करके ट्रेवर को उकसा रहा होता है, तो साइमन वहां से निकलने का फैसला करता है और एक बार फिर वो अपना सीन फिल्म करने में नाकाम रहता है। आखिरकार साइमन फैसला करता है कि सबसे बेहतर हिकमत अमली अपने अपार्टमेंट वापस जाना है और वो फिल्मिंग शुरू करने के लिए ट्रेवर की मदद लेता है। जब वो आखिरकार अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो साइमन वीडियो जेनेल को भेजता है और ट्रेवर को अंगूठी उसके कंप्यूटर के ऊपर रखने का मौका मिल जाता है। जब साइमन बाथरूम में होता है, ट्रेवर दीवार पर कुछ निशानात को छुपाने वाला एक कपड़ा देखता है और कपड़ा हटाने पर उसे एहसास होता है कि एजेंट क्लियरी ने सच कहा था। साइमन को अपनी तरफ आता देखकर ट्रेवर नॉर्मल बनने का फैसला करता है और ऐसे एक्ट करता है जिससे उसे किसी चीज़ का शक नहीं होता और वो अपनी अंगूठी वापस उठा लेता है। अगले दिन साइमन के कंप्यूटर से कॉपी की गई सारी फाइल्स को एनालाइज करने के बाद क्लियरी बताता है कि उसे वहां से सिर्फ सेल्फ टेप्स की वीडियोस मिली हैं और वो तहकीकात को मजीद सख्त करने का फैसला करता है। एजेंट के मुताबिक साइमन की मां की सालगिरह आने वाली होती है और ट्रेवर को इनवाइट होने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है क्योंकि उसे एक लिसनिंग डिवाइस पहनकर पार्टी में शामिल होना होता है। जब ट्रेवर को पता चलता है कि उसे जश्न के दौरान खानदान से पूछताछ करनी होगी तो वो कहता है कि ये उनके सौदे का हिस्सा नहीं था, मगर उसे वापस जेल जाने से बचने के लिए क्लियरी की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए जब साइमन अपनी मां की सालगिरह का जिक्र छेड़ता है जो कि पड़ोसी कस्बे में होनी होती है, तो ट्रेवर फौरन उसके साथ चलने की पेशकश करता है और पार्टी का इनविटेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अपने पहले 2 मेहमानों को वेलकम करने के बाद मार्था बताती है कि उसके सबसे बड़े बेटे एरिक ने पार्टी के लिए गार्डन को रेनोवेट किया और वो उस आग का वाकया सुनाती है जो सालों पहले लगा था जब साइमन अभी एक टीनेजर था। लड़का सिर्फ 13 साल का था जब उसके घर का स्टोव फट गया था, मगर डॉक्टर समेत हर किसी की हैरानी के लिए वो बिल्कुल महफूज बच निकला था। बाद में तमाम मेहमानों के आ जाने के बाद मेज़बान आखिरकार पार्टी शुरू करते हैं और ट्रेवर साइमन के माजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात निकालने के इस मौके का फ़ायदा उठाता है। लंच के दौरान एरिक जिक्र करता है कि उसे उसकी कंपनी में प्रमोशन मिल गई है और वो अपने छोटे भाई को अपनी टीम ज्वाइन करने की दावत देता है, मगर साइमन कहता है कि वो अपने एक्टिंग करियर के बारे में बहुत पुरजोश है क्योंकि वो एक सुपर हीरो मूवी में लीड रोल में कास्ट होने वाला है। जब साइमन अपने खानदान के साथ ज़ाती मामलात डिस्कस कर रहा होता है, ट्रेवर बाथरूम जाने के लिए उठता है और खाली घर का फ़ायदा उठाते हुए लड़के के पुराने कमरे में झांक ताक करता है। उस लम्हे ट्रेवर को क्लियरी की कॉल आती है जो उस पर मज़ीद अहम मालूमात हासिल करने के लिए दबाव डालता है, मगर साइमन के आने से उनकी बातचीत रुक जाती है, जो उसे गार्डन में बाकी मेहमानों के साथ शामिल होने के लिए बुलाने आया था। बाद में पार्टी के ख़त्म होने पर ट्रेवर मार्था को बर्तन धोने में मदद की ऑफ़र करता है और उनकी बातचीत के दौरान होस्टेस बताती है कि बचपन से ही साइमन हमेशा से एक अकेला रहने वाला लड़का रहा है। उसके मुताबिक उसके बेटे ने कभी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाया था, तो वो औरत कहती है कि उसे ये जानकर खुशी हो रही है कि अब वो पहले की तरह इतना अकेला नहीं है। जब मेहमान हैप्पी बर्थडे गा लेते हैं और केक कट जाता है तो साइमन सबको बाय बोलना शुरू करता है, मगर जाने से पहले वो अपनी माँ को तोहफे में एक आइसक्रीम मेकर देता है। उसी वक्त एरिक सवाल करता है कि साइमन ने ये मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से जमा किए, क्योंकि वो पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा है और उसके करियर में कभी कोई बड़ी तरक्की नहीं हुई। अपने भाई की बातें सुनते हुए उस एक्टर को बहुत गुस्सा आता है और ये सारी एनर्जी उसकी हथेलियों में जमा होने लगती है। गुस्से में पागल होकर वो अपना मुक्का ज़ोर से मारता है और किचन आइलैंड को तबाह कर देता है। इस हादसे के बाद साइमन अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस घर की तरफ निकल जाता है। पूरे रास्ते वो खामोश रहता है और जैसे ही वो शहर से बाहर निकलता है वो थोड़ी देर रुकने का फैसला करता है। गाड़ी पार्क करने के बाद एक्टर कहता है कि उसके घर वालों के अलावा आज तक किसी ने उसका ये रूप नहीं देखा था।
अपनी जिंदगी से मायूस होकर साइमन कहता है कि अब ये मान लेने का वक्त आ गया है कि उसका भाई सही था और वो कभी एक कामयाब एक्टर नहीं बन सकेगा। ये सुनकर ट्रेवर कहता है कि उसे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए और वो बाहर जाकर रिकॉर्डिंग डिवाइस का मेमोरी कार्ड तबाह कर देता है, उन सारी बातों के साथ जो उसने उस दिन रिकॉर्ड की होती हैं। जब वो गाड़ी में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि साइमन को अभी जनेल की कॉल आई है और उन दोनों को मैग्नम के कास्ट के लिए ऑडिशंस के दूसरे स्टेज के लिए चुन लिया गया है। एक नाइट क्लब में बाउंसर की लंबी नाइट शिफ्ट के बाद डिमार अपने बॉस के साथ ड्रिंक पीने बैठता है, जबकि ब्रिजिट उसकी तनख्वाह का हिसाब कर रही होती है। उसी लम्हे उस औरत को एहसास होता है कि उसे अपने एम्प्लॉय को पहली सैलरी दिए हुए 3 साल हो गए हैं और वो पूछती है कि क्या उसे यहाँ काम करना पसंद है। डिमार बड़े जोश से बताता है कि वो अपने काम से बहुत खुश है, क्योंकि लॉस एंजलिस में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के बरक्स उसका एक्टिंग करियर बनाने का कोई इरादा नहीं है। पेमेंट मुकम्मल करने के बाद ब्रिजिट अपने एम्प्लॉय को कचरा बाहर निकालने का कहती है और कचरे का बैग कैन में रखने के बाद डिमार एक अजीब से लिक्विड को देखकर हैरान होता है जो फर्श पर फैल रहा होता है। उसे छूते ही वो आदमी एक अंधेरी जगह पहुंच जाता है और अपने चारों तरफ कई दरवाजे निकलते देखकर डर जाता है। उसी वक्त वो चीखना शुरू करता है और बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद डिमार अपने अपार्टमेंट में उठता है और अपने कुत्ते को देखकर सुकून महसूस करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो जानवर बाकी चीज़ों की तरह उसके जिस्म के आर पार निकल रहा है बिना उसे छुए। जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करने की कोशिश में वो आदमी वापस उसी जगह जाता है जहां कचरे का डब्बा था और देखता है कि वो अब वहां नहीं है। पिछली रात के वाकयात से परेशान डिमार वापस काम पर चला जाता है और शाम के वक्त जब वो कस्टमर्स की एंट्री कंट्रोल कर रहा होता है, उसे नाइट क्लब के अंदर से एक धमाके की आवाज़ आती है। जब लोग स्पीकर फटने से लगने वाली आग से बचने की कोशिश करते हैं तो डिमार जमे हुए दरवाजे को खोलने की जिद्दोजहद करता है। दरवाजे के नीचे से धुआं निकलता देखकर ब्रिजिट फौरन फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करने भागती है और वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के आर पार निकल जाता है। फिर वो लोगों को हुक्म देता है कि उसके जिस्म को एक पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं और वो सैकड़ों लोगों की जान बचा लेता है। उस आदमी के हाथों बचने के बदले में जॉश गैड उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनने की ऑफर देता है और डिमार को मनाने के लिए एक बड़ी सैलरी की पेशकश करता है। डिमार की ये खूबियां सबके सामने आ जाती हैं। वो पोरा के नाम से मशहूर हो जाता है और उस एक्टर की खिदमत में अपने हुनर का इस्तेमाल शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद जॉश को एक एक्शन मूवी में लिया जाता है और वो डिमार को एक खास सीन करने के लिए राजी कर लेता है। सीन में जॉश और उसके साथी एक बैंक में सोना चुराने के लिए घुसते हैं, लेकिन तिजोरी के अंदर फंस जाते हैं। उसी वक्त पोरा वहां आता है और अपनी पावर्स से उन्हें निकलने में मदद करता है। जब फिल्म रिलीज होती है तो लोग एक असली सुपर हीरो को बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और डिमार को फिल्म इंडस्ट्री में मजीद अहमियत मिलने लगती है। जितनी शोहरत और कामयाबी की वो उम्मीद कर सकता था, वो सब मिलने के बाद वो आदमी उसी नाइट क्लब में जाना शुरू करता है जहां वो पहले काम करता था और अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस जगह का एक सेलिब्रिटी की तरह लुत्फ उठाता है। जल्द ही डिमार को कई कमर्शियल डील्स की ऑफर मिलती है, लेकिन वो अपने काम से नाखुश होने लगता है। पोटैटो चिप्स के एक ब्रांड की मशहूरी करने के बाद पोरा की पॉपुलैरिटी गिर जाती है और उसे कई लॉसूट्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वो प्रमोट कर रहा होता है उसकी वजह से लोगों को स्टीम बर्न्स हो जाते हैं। अपने करियर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में डिमार जॉश के साथ दूसरी फिल्म करने की दावत कबूल कर लेता है, लेकिन एक एक्शन सीन के दौरान कुछ गलत हो जाता है। जब वो जॉश की मदद कर रहा होता है ट्रक से पैसे के बैग्स बाहर फेंकने में, तो डिमार की तबीयत खराब होने लगती है और वो सीन रोकने की कोशिश करता है, मगर जॉश अपने दोस्त की जिस्म से गुजरने की जिद करता है और जब वो आदमी तकरीबन गुजरने ही वाला होता है तो पोरा की तबीयत मजीद बिगड़ जाती है। जैसे कोई जादू हुआ हो, जॉश गायब हो जाता है और उसका कोई निशान नहीं मिलता। एक्टर के गायब होने के कुछ महीने बाद डिमार को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पकड़ लेती है और उसे पूरी जिंदगी निगरानी में रखने की सज़ा सुनाई जाती है। इसके अलावा हॉलीवुड के सारे बड़े स्टूडियोज मिलकर पोटा क्लॉज बनाते हैं, जो किसी भी सुपर पावर वाले शख्स को बड़े फिल्म या टीवी रोल्स में काम करने से रोकता है। ये खबर देखकर साइमन को एहसास होता है कि उसे हर हाल में अपनी ताकतों को राज रखना होगा, वरना उसका एक कामयाब एक्टर बनने का ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा।
ये न्यूज़ देखने के बाद साइमन इस खौफ से परेशान होने लगता है कि कहीं किसी को उसकी पावर्स का पता ना चल जाए, और ट्रेवर उसे शांत करने की कोशिश करता है। इस मौके पर एक्टर सांस लेने की कुछ टेक्निक सीखता है, लेकिन उनका ये सुकून वाला लम्हा फ्रैंक के आने से टूट जाता है, जो कि एक गलत चीज़ों का कारोबार करने वाला मुजरिम है और ट्रेवर ने उसके पैसे देने होते हैं। उन दोनों एक्टर्स को बार से बाहर निकालने के बाद फ्रैंक बार बार ट्रेवर को मुक्के मारता है और उसे पैसे निकालने के लिए धमकाता है, लेकिन साइमन से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसका दोस्त पिटा जाए। सर पर बंदूक तनी होने के बावजूद वो जवान लड़का एक्शन लेने का फैसला करता है और गोली लगने से पहले ही उसे हटा देता है। फिर साइमन फ्रैंक के गुंडों पर हमला करता है, अपनी सुपरनैचुरल ताकत का इस्तेमाल करके उन क्रिमिनल्स को मारता है और एक दूसरे पर फेंकता है। फ्रैंक और उसके पूरे ग्रुप को ढेर करने के बाद साइमन को एहसास होता है कि एक लड़के ने उसे उन लोगों से लड़ते हुए देख लिया है और उसने अपने हेलमेट पर लगे कैमरे से पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया है। जब उसे एहसास होता है कि वो कैमरे में कैद हो चुका है, तो साइमन जेडन के पीछे भागता है ताकि फुटेज डिलीट कर सके, लेकिन वो उस लड़के को नज़रों से ओझल कर देता है। इसलिए वो अपनी गाड़ी निकालता है ताकि उसे पकड़ सके। पीछा करने के दौरान साइमन ट्रैफिक से बचने के लिए साइडवॉक्स पर गाड़ी चलाता है और आखिरकार उस लड़के तक पहुंच जाता है, जो उसे एक अलग ही तरह के बार में ले जाता है। अपना तारुफ करवाने के बाद जेडन साइमन से एक मसला हल करने में मदद मांगता है और कहता है कि अगर साइमन ने मना किया तो वो वीडियो यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। उस वक्त साइमन को एहसास होता है कि वो फंस चुका है और वो उस लड़के की मोटरसाइकिल वापस दिलाने में मदद करने का फैसला करता है, जो एस्तबान नाम के एक बदमाश ने चुराई होती है। अगली सुबह जेडन उस बदमाश के घर का रास्ता दिखाता है और साइमन एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बनकर जाता है, जिसने मोटरसाइकिल की प्लेट चेक की होती है और ये साबित किया होता है कि वो चोरी की है। अपने दिमाग में सोचे हुए कैरेक्टर को पूरी तरह निभाते हुए साइमन दरवाज़ा खटखटाता है और ओलिविया बाहर आती है, जो ट्रेवर को किसी पुरानी फिल्म की वजह से पहचान लेती है। उसी लम्हे उन दोनों का भेस धरा का धरा रह जाता है और साइमन एस्टेबॉन पर दबाव डालने की कोशिश करता है कि वो चोरी की हुई मोटरसाइकिल वापस कर दे, मगर वो जवान लड़का दावा करता है कि जेडन ने चोरी के बारे में झूठ बोला था। जब एक्टर्स उन दोनों लड़कों के दरमियान इस दुश्मनी की वजह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फ्रैंक बंदूक लेकर वहां आ जाता है और जेडन से ट्रेवर का ठिकाना पूछने के लिए पूछताछ करता है। जब ट्रेवर को पता चलता है कि उस मुजरिम ने उसे ढूंढ लिया है और वो उस तक पहुंचने के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसे मनाता है कि वो अपना कैमरा पोस्ट ऑफिस के एंट्रेंस से अंदर फेंक दे। जब ओलिविया फुटेज डिलीट कर रही होती है, तो जेडन अपने पुरानी अनबन का बदला लेने के लिए एस्तबान की मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश पर माफ़ी मांगता है। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और वो मुजरिम रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जब फ्रैंक और उसका गैंग पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला कर रहे होते हैं, तो जेडन घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और वो सब पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं। जब वो आखिरकार गाड़ी तक वापस पहुंचते हैं, तो साइमन और ट्रेवर वॉन कोवैक के घर जाते हैं, जहां उन्हें दूसरे एक्टर्स मिलते हैं जिन्हें फाइनल ऑडिशन के लिए चुना गया होता है। कुछ मिनट बाद डायरेक्टर आता है और पूरी टीम को अपने ऑफिस ले जाता है, जहां वो एक्टर्स को पेयर्स में बांट देता है ताकि देख सके कि वो मैग्नम और बार्नबी के रोल्स में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। एक ऐसे एक्टर के साथ एक्टिंग करते हुए जिसे उस इवेंट के लिए कास्ट किया जा रहा होता है, साइमन अपना कंट्रोल खो देता है जब उसे फ्रीक कहा जाता है और वो उस आदमी के सर पर एक ही मुक्का दे मारता है। उस मुक्के के बाद साइमन की आंख खुल जाती है और वो ये जानकर सुकून महसूस करता है कि वो सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। ब्रेक खत्म होने पर साइमन को ट्रेवर के साथ एक्टिंग करने का मौका मिलता है और दोनों अपनी परफॉर्मेंस से कोवैक को मुतासिर कर देते हैं। दिन के इख्तिताम पर उन्हें ये खबर मिलती है कि उन्हें मैग्नम और बार्नबी का रोल निभाने के लिए चुन लिया गया है और वो खामोशी से घर वापस आते हैं, इस हैरत अंगेज मौके पर समझ नहीं पा रहे होते कि कैसे रिएक्ट करें। अपने दोस्त को उसके घर छोड़ने के बाद साइमन वहां से निकल जाता है और ट्रेवर को क्लेयर के साथ ही पकड़ लेते हैं। जब उसे पता चलता है कि एजेंट उसे वापस जेल भेजने का इरादा रखती है, तो एक्टर थोड़ा और वक्त मांगता है और दावा करता है कि वो जानता है साइमन को फंसाने के लिए सबूत कैसे जमा करने हैं। अगले हफ्ते वो दोनों शूटिंग के पहले दिन फिल्म सेट पर मिलते हैं और साइमन स्क्रिप्ट में तब्दीलियां सुझाने की जिद करता है, मगर वो कैरेक्टर की कहानी का रुख बदलने से खुद को रोक लेता है। अब जबकि वो लीड रोल निभा रहा है, उसके पास अपनी बात कहने की ज़्यादा आज़ादी है, बिना इस डर के कि उसे कास्ट से निकाल लिया जाएगा। और साइमन के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होती है।
फिल्मिंग खत्म होने पर वो दोनों बाकी क्रू के साथ एक मशहूर रेस्टोरेंट में मिलते हैं और साइमन को मैग्नम प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद एक और फिल्म में लीड रोल की ऑफर मिलती है। मगर ट्रेवर के असर में आकर एक्टर वो ऑफर ठुकरा देता है और जनेल से कहता है कि उसके लिए कुछ प्लेस ढूंढे जिनमें वो काम कर सके। अगले दिन साइमन का इंटरव्यू कैथी फ्रीडमैन के साथ होता है, जो मुल्क की सबसे इज्जतदार जर्नलिस्ट्स में से एक है, और वो उसे मुतासिर करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी रेप्यूटेशन खराब ना करे। मगर एक्टर की हैरत की इंतहा नहीं रहती जब काम के दौरान कैथी को अपनी तारीफ सुनना बुरा लगता है और वो साइमन से कहता है कि वो उसे इग्नोर करे। जर्नलिस्ट का मकसद ये देखना होता है कि साइमन अपनी टीम के बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है ताकि वो उस पर एक हकीकी कहानी लिख सके। मसला ये होता है कि साइमन ने कभी निगरानी में रहने के ख्याल से सुकून महसूस नहीं किया था, इसलिए वो नेचुरल एक्टिंग करने के लिए ट्रेवर की मदद लेता है। दिन के आखिर में अलविदा कहते हुए कैथी एक्टर्स का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसे ऑब्जर्व करने दिया और बताती है कि उसने पिछले दिन साइमन की एक्स गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू लिया था ताकि अपनी कहानी को मजीद बेहतर बना सके। उसी लम्हे एक्टर मजीद परेशान हो जाता है और विवियन को डिनर पर बुलाने का फैसला करता है ताकि जान सके कि उसने जर्नलिस्ट को क्या बताया है। फिर बातचीत के दौरान विवियन बताती है कि वो हमेशा से जानती थी कि साइमन अलग है और उम्मीद करती थी कि एक दिन वो अपना राज उसके साथ शेयर करेगा, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी वो औरत इस बात पर जोर देती है कि उसने कैथी से ऐसी कोई बात नहीं की और कहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब साइमन सेट पर वापस आता है तो उसे अपनी माँ की कॉल आती है और पता चलता है कि कैथी उन्हें और एरिक को ढूंढते हुए कुछ सवालात पूछने आई थी। गुस्से में आकर साइमन अपने भाई से राब्ता करने की कोशिश करता है, ये पूछने के लिए कि उसने कैथी से क्या कहा, मगर एरिक फ़ोन नहीं उठाता और एक्टर पागल होने लगता है। अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करते हुए ट्रेवर उस जर्नलिस्ट को आते हुए देखता है और वो दोनों उससे बात करने एक रेस्टोरेंट जाते हैं। जब एरिक की कई बातों के बारे में पूछा गया तो कैथी ने बताया कि उसने अपने भाई के बारे में सिर्फ अच्छी बातें की हैं और कहा कि उसे साइमन की अपने ख्वाबों को पूरा करने की लगन पर फख्र है। ये सुनकर एक्टर सुकून का सांस लेता है, मगर ट्रेवर से उसके माजी के बारे में सवाल शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उसे कई साल जेल में गुजारने पड़े थे। जब उसे घेर लिया जाता है तो ट्रेवर जर्नलिस्ट के बताए हुए फैक्ट से इनकार करने लगता है, मगर कैथी जानती है कि वो अपनी पूरी सज़ा काटने से पहले ही जेल से रिहा हो गया था और पूछती है कि क्या उसने हुकूमत के साथ कोई डील की थी। उसी वक्त एक्टर को एहसास होता है कि कैथी लोगों के सामने उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है और वो उठकर चला जाता है। उन इल्ज़ामात से परेशान होकर साइमन अपने दोस्त के पास जाता है ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, और उसे पता चलता है कि ट्रेवर को डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उसकी जासूसी करने के लिए रखा था। जब उसे पता चलता है कि उसके इकलौते दोस्त ने उसे धोखा दिया है तो साइमन उसे इतने वक्त तक इतनी अच्छी एक्टिंग करने पर मुबारकबाद देता है और एक तन्हाई वाली जगह चला जाता है ताकि बिना किसी के देखे अपना गुस्सा निकाल सके। मगर जब साइमन अपना पूरा गुस्सा निकालता है तो जिस बिल्डिंग में वो होता है वो पूरी तरह तबाह हो जाती है और एक लम्हे के लिए पूरे सेट की लाइट चली जाती है। धमाके के बाद पुलिस को बुलाया जाता है और अगली सुबह न्यूज़ चैनल्स लोगों से एक मशकूक शख्स की पहचान करने में मदद मांगते हैं, जबकि क्लेरी और उसकी एजेंट्स की टीम साइमन के घर की तरफ निकल पड़ती है। ट्रेवर अपने दोस्त से राब्ता करता है और वादा करता है कि उसने जो गलतियां की हैं वो उन्हें ठीक कर देगा। बातचीत के दौरान वो बुजुर्ग आदमी साइमन को मशवरा देता है कि वो अपनी ज़िंदगी का पूरा फ़ायदा उठाए और वादा करता है कि वो उसका करियर तबाह नहीं होने देगा। अपने दोस्त को गिरफ्तारी से बचाने के लिए ट्रेवर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो स्टूडियो में हुए धमाके का सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है और अपनी एक्टिंग का हुनर इस्तेमाल करते हुए पुलिस को यकीन दिला देता है कि ये सब उसने प्लान किया था। उस सुबह जब ट्रेवर को वापस जेल ले जाया जा रहा होता है तो टेरल साइमन के घर पहुंचता है और बताती है कि कोवैक अपने लीड एक्टर का इंतज़ार कर रहा है ताकि फिल्मिंग का एक और दिन शुरू किया जा सके। कुछ महीनों बाद फिल्म आखिरकार थिएटर्स में लग जाती है और साइमन अपने घर वालों के साथ प्रीमियर पर जाता है। अपने छोटे भाई को पहली बार बड़े पर्दे पर देखकर एरिक इमोशनल हो जाता है और फिल्म के ख़त्म होने पर साइमन को उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मुबारकबाद देता है। अपनी इस बड़ी कामयाबी पर फख्र करते हुए एक्टर अपने फैंस से मिलने सड़कों पर निकलता है और पूछता है कि क्या जनेल के पास ट्रेवर के बारे में कोई खबर है। उसी लम्हे वो औरत बताती है कि उस बुजुर्ग आदमी को जहां भी ले जाया गया है वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकेगा और साइमन को मशवरा देती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए।
मगर ऐसा करने की बजाय एक्टर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करता है ताकि वो चक के करीब हो सके और उसे अपने साथ रहने के लिए पैसों की ऑफर करता है, यहाँ तक कि उसके काम पर भी। साइमन के मुताबिक उसके दिमाग में एक नया प्रोजेक्ट है और जो रोल वो निभाएगा वो एक जेल के गार्ड का है। क्योंकि उसकी फैमिली मेडिकल डेट्स यानी इलाज के कर्ज में डूबी होती है, चक वो पैसे लेने का फैसला करता है और साइमन की पहचान बदल देता है ताकि वो सिक्योरिटी टीम के मेंबर के तौर पर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो सके। कुछ मिनट उन रास्तों में चलने के बाद एक्टर कहता है कि उसे बाथरूम जाना है और वो चक का ध्यान भटकाकर ट्रेवर की सेल तक पहुंच जाता है। अपने पुराने दोस्त से दोबारा मिलने पर साइमन अपने नंगे हाथों से जेल की सलाखों को चीर देता है और फिर अपने पूरे जिस्म में आयोनिक एनर्जी जमा करके उस जगह से उड़कर निकल जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मज़ीद मूवी रिकैप्स के लिए।